सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ा है कभी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मतलब जो सॉल्ट उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में या किसी सॉल्वेंट में, तो उनके लिए डिफाइन किया जाता है। तो मान लो दो सॉल्ट को कंपेयर करना हो कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कम कम सॉल्युबल है, तो किस बेसिस पे बोला जाए? तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे बोला जाता है कि कौन कम सॉल्युबल है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है। समझ में आया? अच्छा, पीछे मैंने बफर कैपेसिटी का आपको वो नहीं लिखवाया ना, डिफिनीशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया। तो बफर कैपेसिटी का जो डिफिनीशन होता है वो ऐसे लिखते हैं कि पर पीएच चेंज करने के लिए आपको कितना एसिड और बेस चाहिए, एक से पीएच चेंज करने के लिए, कि जस्ट पीएच एक चेंज हो जाए, कितना ज्यादा एसिड वो ले सकता है या बेस डालना पड़ेगा, दैट इज बफर कैपेसिटी। वो फॉर्मूले से भी वही आता है। आगे मूव करते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर, solubility product is defined for sparingly soluble salt, soluble salt। क्या ये NaCl के लिए होगा? बताओ। नहीं, वो फुली सॉल्युबल है। So solubility product constant, constant is equal to the product of, to the product of ionic concentration, ionic concentration of, sorry, in the saturated solution, in the saturated solution, in the saturated solution salt, yes, in the saturated salt solution लिख लो, salt solution at a given temperature। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एक्सटेंट में सॉल्युबल होती है। अगर कोई चीज सॉल्युबल नहीं हो रहा तो हम उसे हीट करते हैं, तो हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसे ही ज्यादा और हीट कर करके डालते जाओगे तो और ज्यादा सॉल्युबल होता जाएगा, जब तक कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बहुत जरूरी है। तो क्या होता है इस पूरे का क्या मतलब है? बहुत आसान है। क्या? कोई भी ए बी सॉलिड सॉल्ट है, मान लो ए बी है, वो सॉलिड है। पहले तो ये सॉल्ट है और ये सॉलिड है। पहले जैसे ही पानी में डालोगे तो ये पहले एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा, ए बी अनडिजॉल्व होगा, अनडिजॉल्व होगा, एंड या कह सकते हो कि डिजॉल्व हो जाए और आयनाइज ना हो। मान लो लेट सपोज कि डिजॉल्व है बट अनआयनाइज है, अनआयनाइज। NaCl जस्ट डिजॉल्व हुआ है, अभी आयनाइज नहीं हुआ। और ऐसा हो सकता है कि फिर ये नेक्स्ट स्टेप में आयनाइज हो जाए, A+ और B-। ऐसा ही होगा ना?
अभी ये अपने जो आयंस है उसमें डिसोसिएट हो गया है। लाइक कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी पता की जाती है कि कितना सॉल्युबल है। तो के क्या होता है? के आपका होता है, अच्छा के पहले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है इसी को हम दिखाते हैं के से। तो पहले तो यही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये के जो है वो कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। हम कैसे लिखेंगे? तो यहां लिखा था ना कि कंसंट्रेशन के, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो के है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। ये जो आयंस बने हैं इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट के एस पी इज इक्वल टू आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। यही होता है के एस पी। जो भी इनका कंसंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये तो तब हुआ जब ए और बी एक थे। अगर मान लो एक से ज्यादा मोल इस टाइप का Na2CO3 इस टाइप का बेस हो, ठीक, तो उसमें कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम जनरल लिख रहे हैं। इन जनरल, अगर ए एक्स प्लस, सॉरी, ए एक्स बी वाई हो इस टाइप का, और ये जाए सॉल्युबल होने, तो क्या होगा? ये कैसे टूटेगा? एक्स ए वाई पे प्लस, प्लस वाई टाइम्स बी एक्स पे माइनस। क्या ऐसा ही टूटेगा? ये जो ए एक्स का मतलब है कि एक्स मोल है तो एक्स आगे आ गया, और ये इसके ऊपर जाता है, ये उसके ऊपर जाता है, ठीक। अब इनके लिए अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? के एस पी। तो इनके लिए के एस पी हो जाएगा अगेन ए वाई प्लस जो है इसका कंसंट्रेशन। अब चूंकि जितने नंबर ऑफ मोल होता है ये पावर में चढ़ जाता है, क्या आपको याद है? जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और इसका जो भी स्टैक्योमेट्री है वो पावर में। तो वही सेम लॉजिक यहां भी लगेगा, बी एक्स पे माइनस और इसका पावर वाई। इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो ये इन जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी सॉल्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन, ये तो कंसंट्रेशन के साथ आ गया, रिलेशन बिटवीन के एस पी एंड सॉल्युबिलिटी। तो लेट सपोज कि AgCl ब्रेक हो रहा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में कुछ ऐसे हो रहा, ठीक। तो एक तो इनका KSP क्या हो सकता है? सिंपल, जब KSP जो ऊपर से लिखोगे तो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। यही हो सकता है ना? तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि लेट सपोज AgCl सॉलिड था, ये जब डिजोल्व हुआ, अगर T इज इक्वल टू 0 पे S था इसकी सॉल्युबिलिटी, ये सब कुछ भी नहीं बने थे। बाद में ये जब पूरा अगर डिजोल्व होता है तो ये 0 बना लेगा और ये एस एस हो जाएंगे, एक मोल से एक एक मोल ही बनेगा ना एट इक्विलिब्रियम पे। मान लो हमने कहा कि पूरा डिजोल्व हो जा रहा है और हम ये मान भी लेते हैं, तो इसके लिए हम KSP जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि अगेन S इंटू एस, और ये हो जाएगा S स्क्वायर।
तो यहाँ KSP जो होगा AgCl के लिए वो S स्क्वायर के बराबर होगा। क्या समझ में आया? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगा वो रूट अंडर KSP होगा। तो दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके आपके पास KSP मिल जाएगा और रूट कर दोगे इसके लिए। अब क्या हमेशा ऐसा होगा? तो नहीं, कि रूट के अंदर हमेशा ऐसे यही आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग होगा। हम दूसरे के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। Ag2CrO4, Ag2CrO4, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। क्या ऐसे ही ब्रेक होगा? एम आई ऑडिबल? ऐसे ही ब्रेक होगा। इनके लिए KSP लिखोगे तो क्या होगा? Ag प्लस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई CrO4 2 माइनस कंसंट्रेशन। ऐसा ही आएगा। ठीक है, देखो, ये इनिशियल यस होगा तो वो मैं नहीं दिखा रहा, या लिख लो। तो हो सकता है कि ये जीरो जीरो होंगे, कुछ भी नहीं टूटे होंगे। जब ये फुल्ली ब्रेक हुआ, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पूरा ब्रेक नहीं होता है, फिर भी हम मान रहे हैं, तो ये जीरो होगा। तो 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा, तो ये 2s बनेगा। और 1 मोल से CrO4 2 माइनस 1 मोल बन रहा, तो ये s बनेगा। ऐसा ही होगा। अब इसके लिए KSP लिखा जा सकता है 2s का कंसंट्रेशन आ गया स्क्वायर इंटू एस के ऊपर कुछ भी नहीं। क्या समझ में आया? सॉल्युबिलिटी को कभी कभी कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि जो जितना सॉल्युबल होगा वो उतना कंसंट्रेटेड होगा। अब देखो, यहां से KSP आ जाएगा 4s स्क्वायर इंटू एस, या KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। और हम लिख सकते हैं s क्यूब, या ऐसे लिख लो KSP अपॉन 4 इज इक्वल टू s क्यूब, एंड दैट्स इंप्लाइज s इज इक्वल टू रूट क्यूब ऑफ KSP बटे 4। जो भी KSP है अपॉन 4 का रूट क्यूब। रूट क्यूब का मतलब समझते हो क्या होता है? क्यूब रूट सुना है? बस भाई, तो क्यूब रूट बताओ। जब रूट के अंदर केवल रूट निकालना होता है तो दो दो की क्लबिंग करके एक को बाहर निकालते हैं। क्यूब रूट होता है तो हम तीन तीन की क्लबिंग करके एक को बाहर निकालते हैं। ठीक? तो सेम तरीके से ही चलता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था। अगर मान लो एक और मैं कराना चाहूं तो एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस ले लो। ठीक? ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम 3 प्लस, प्लस में 3OH माइनस, यही बनेगा। इसके लिए KSP क्या लिखा जा सकता है? तो पहले तो KSP ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। तो हम लिख सकते हैं KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम 3 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि 3 मोल है OH माइनस। यहां से 3 मोल आएगा ना, तो 3 मोल है, तो क्यूब।
अब किसी t इज इक्वल टू जीरो पे जब डिजॉल्व नहीं होना शुरू हुआ, तो ये सॉल्युबिलिटी, लेट सपोज अगर s था, तो ये लोग कुछ भी नहीं थे, क्योंकि अभी सॉल्युबल ही नहीं हुआ है। किसी टाइम t पे इस ये पूरा सॉल्युबल हुआ, तो अब कुछ भी नहीं बचा ये। और ये एक मोल से एक मोल बन रहा, तो ये s से s ही बनेगा, और ये s से 3s बन जाएगा। अच्छा, हम सॉल्युबिलिटी को मोल से क्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो मोलैरिटी की इक्विवेलेंट है। और मोलैरिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हम कह सकते हैं, अभी सी से मैंने लिया था, पिछली बार मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और चूंकि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगर 1 लीटर मान लो, पर लीटर पे डिफाइन करो, तो वो नंबर ऑफ मोल की इक्वल हो गया कंसंट्रेशन। इसलिए हम सॉल्युबिलिटी या मोलैरिटी के डायरेक्टली हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल से देख रहे हैं कि 1 मोल से 3 मोल, तो एस से 3s। क्योंकि ये मोल नहीं है, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ n बनाए, n से जीरो, फिर n, और ये 3n। अब फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करें। तो चूंकि सब वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाता है, तो कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि एस से जीरो जीरो ही है, टी इक्वल टू जीरो पे। और किसी टाइम टी पे जब ये अगर फुली सॉल्युबल अगर हो, जब जो कि नहीं होगा, इसी से ये स्पेरेंगली सॉल्युबल है, तो अगर ये जीरो थे, ये जीरो हो, तो ये एस और ये 3s बनेगा। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये फुल्ली सॉल्युबल हो जाए। ठीक। अब इसके लिए के एस पी क्या लिखेंगे? तो अगेन इसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है वही इनका सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड में इसकी सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन। तो इसका कंसंट्रेशन 3s आया है, का क्यूब। कंसंट्रेशन तो 3s हो गया OH माइनस का, और इसका क्यूब तो ऊपर लगाओगे। क्या आपको समझ में आया? एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी, सीधे यहां ले सकते हो। तो S हो गया, और OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ 3s आया है, और क्यूब ऊपर लगा दिया। तो अगेन अब यहां से KSP आपका आ रहा है S इंटू 27, और S⁻³ 27 S⁻, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी। सो KSP इज इक्वल टू हो गया 27 इंटू S⁻⁴, और ये हो गया KSP अपॉन 27 इज इक्वल टू S⁻⁴, एंड दैट इंप्लाइज S इज इक्वल टू KSP अपॉन 27 का रूट का 4th रूट। क्या आपको समझ में आया? इसको कैसे निकालेंगे, ये समझ रहे हो? ये रूट अंडर रूट है, दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर KSP नहीं है, KSP अपॉन 27। तो जो भी KSP दे रखा होगा, एक बार रूट लोगे, और फिर उसका रूट लोगे। ठीक। तो ये सॉल्युबिलिटी आ गई आपकी। तो आपसे बहुत बार सॉल्युबिलिटी पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिंपल KSP दे के या सॉल्युबिलिटी दे के KSP पूछते हैं। तो बस आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, बस इतना ही करना होता है। अगर KSP इक्वल टू यहाँ पहुंच गए, तो आप आराम से कर लोगे। इसको S मानो, इसको जीरो जीरो लिखो, फिर T इक्वल टू किसी टाइम T पे मान लो कि ये पूरा सॉल्युबल हो गया, तो ये जीरो हो गया। चूंकि एक मोल से एक मोल बन रहा, तो S से ये S बनेगा, और ये एक मोल से 3 मोल यहाँ पे 3OH बन रहा, तो S से ये 3s बनेगा। नाउ you have concentration of aluminum 3 plus and OH minus. Now put aluminum 3 plus as S and OH minus as 3s। बस पावर चढ़ाओ, यहाँ 3 हो गया, आगे तो कैलकुलेशन है बस। आगे चलूं? ठीक है। ठीक है, तो आपका काम है, आप ना, होमवर्क है, कैलकुलेट, कैलकुलेट KSP फॉर Ca3P4 का होल ट्वाइस इफ solubility is equal to 2 मोल पर लीटर। ठीक है।
अच्छा, सॉल्व यहीं पे अब आप कॉमन आयन इफेक्ट अगेन आता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा। इट, या कॉमन आयन लिख लो सीधे, कॉमन आयन अफेक्ट्स द solubility solubility of sparingly soluble salt. Soluble salt. More specifically, it decreases the solubility. Decreases the solubility. कैसे? तो देखो, लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि AgCl का सोल्यूशन है, AgCl सोल्यूशन इन 0.1 मोलर HCl। ठीक है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट solubility of AgCl। AgCl 0.1 मोलर HCl में बताओ कितना सॉल्युबल होगा। मान लो ये पूछ लिया हमसे, सॉल्युबिलिटी पूछ लिया, क्या करना है? AgCl जो होगा वो टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ये S होगा, ये जीरो जीरो होगा। ठीक है, किसी टाइम T पे अगर हम बात करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये S और ये S हो जाएगा। सही है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ किसी टाइम टी पे जब ये पूरा सॉल्युबल हो गया तो एजी, ये एजी प्लस तो की सॉल्युबिलिटी एस है, या मोलैरिटी या कंसंट्रेशन एस है, पर सीएल माइनस एच सीएल से भी तो आएगा ना। तो इन सॉल्यूशन एच सीएल भी तो टूट के पड़ा है एच प्लस और सीएल माइनस में, और ये अगर 0.1 मोलर है तो यहां H प्लस 0.1 मोलर और Cl माइनस भी 0.1 मोलर। तो एक तो सॉल्युबिलिटी जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन यहां से आएगा और दूसरा यहां से आएगा। तो होता यह है कि ये 0.1 जब Cl माइनस आता है तो ये वापस जाने लगता है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, क्योंकि Cl माइनस ये कॉमन आयन है। सो ड्यू टू कॉमन आयन Cl माइनस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट मतलब AgCl की तरफ जाने लगेगा। अच्छा, नाउ अगर KSP लिखोगे तो क्या होगा? KSP इज इक्वल टू S इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। अच्छा, वैसे लिखोगे तो पहले तो यही होगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। Ag प्लस का कंसंट्रेशन यस है, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन S प्लस 0.1 है। ठीक, होता यह है अब कि S बहुत छोटा है, S इज वेरी वेरी लेस देन, सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम होती है कंपेयर टू 0.1 या 1 या 4 जो भी आपकी यहां दे रखी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां हम डायरेक्ट लिखते हैं S इंटू 0.1 KSP, या S इज इक्वल टू KSP बटे 0.1। क्या आपको समझ में आया? तो हम करेंगे क्या? सिंपल जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन था उसके साथ जिसमें ये डिजोल्व किया गया है उसमें ऐड कर देंगे, दैट्स इट।
ठीक। और ऊपर हमने क्या एग्जांपल लिया था? लेट सपोज एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का है। एग्जांपल दूसरा, AlOH होल थ्राइस इन 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। अब आपको समझ में आ रहा ना? यहां से भी OH माइनस आएगा और पहले से ही OH माइनस वाले में ही बना रहे हैं, तो ये तो रजिस्ट करेगा ना दोबारा OH माइनस के यहां से आना, इसलिए ये वापस जाता है। ये टूट नहीं पाता उतना और अच्छे से। तो देखो, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, OH का होल थ्राइस, ये टूटा, एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3OH माइनस, एट टी इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर ले रहे हैं। ये एस था, ये 0 0 थे, और किसी टाइम टी पे ये पूरा टूट गया, हम मान ले रहे हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तभी कुछ भी हो सकती है। एक से 1 मोल बन रहा तो यस, एक से 3 मोल बन रहा तो 3s। अच्छा, ये तो यहां से आने वाला है, यहां से क्या मिलेगा? तो हमें पता है कि जो NaOH है, ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, और ये अगर 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर ही बनेगा। एक मोल से 1 मोल बन रहा तो ये भी 1 मोलर ही बनेगा। ऐसा ही होगा। अब देखो, यहां से OH माइनस दो जगह से आ रहा, यहां से भी आ रहा और OH माइनस यहां से भी आ रहा। तो ओवरऑल OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो 3s प्लस 1 हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो अब KSP लिखोगे, जब KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन का क्यूब। अब इसका एल्यूमिनियम 3+ का तो अभी भी एस ही है, OH माइनस का अभी कितना हो चुका है? 3s प्लस 1, 1 मोलर लिया है तो 1 का क्यूब, यही होगा। अगेन जो एस है वो वेरी वेरी लेस देन होगा कंपेयर टू 1, तो ये फिर से यहां 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा S × 1 का क्यूब इंटू KSP। तो यहां से डायरेक्टली 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो S जो होगा वो KSP की इक्वल ही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो आई होप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से आपको बता दिया। ऐसे ही कॉमन आयन वाले आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे बोल दिया जाएगा। लेट सपोज AgNO3, मैं आपको बोल दे रहा हूं एक क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है। क्या करके आओगे आप? AgNO3 इन 0.5 मोलर 0.5 मोलर HNO3 solution. Calculate calculate solubility of AgNO3 in HNO3. सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जो है वो KSP यूज करना है आपको, सीधे सीधे सॉल्युबिलिटी बना बताना है। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्राइटेरिया होता है, वो लिख लो, फिर आपका चैप्टर हमारी तरफ से एंड हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? देखो,
precipitation of electrolyte, criteria for precipitation precipitation of इलेक्ट्रोलाइट। जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, सॉल्ट, उसके प्रेसिपिटेट होने की क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि आप घोल रहे हो पानी में। तो कब ऐसा होगा जब वो प्रेसिपिटेट बनने लगेगा और नहीं घुलेगा, अब और घोलोगे तो प्रेसिपिटेट पीपीटी बन जाएगा सीधे। तो देखो, पहला, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई करके आ रहा। आयनिक प्रोडक्ट जो है वो लेस देन केएसपी होगा। केएसपी का जो भी वैल्यू होता है, आपका आयनिक प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई आ रहा वो केएसपी से अगर छोटा होगा, देन सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। देन solution is अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो क्या होता है? इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ये होता है। दूसरा है आपका कि आयनिक प्रोडक्ट बराबर हो, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू केएसपी, केएसपी के बराबर हो। उस केस में क्या होगा? देन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, देन solution is saturated and no more solute can be dissolved। क्या आपको समझ में आया? कि आप सैचुरेट हो चुका है सोल्यूशन और अपना सोल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड है व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी, देन सोल्यूशन इज अगेन सैचुरेटेड और अब पीपीटी बनने लगेगा, या सुपर सैचुरेटेड कह सकते हो। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड and precipitation takes place, and precipitation takes place। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। थर्ड कंडीशन, फोर्थ, सॉरी, सेकेंड कंडीशन क्या क्या है। तो ये आपका पहला इधर से, कि जब बड़ा होगा आयनिक प्रोडक्ट तो सैचुरेट हो गया और अब आप नहीं ऐड कर सकते, थोड़ा भी ऐड करोगे, थोड़ा बड़ा हो गया अगर, ये बराबर पे तो ऐसा होगा कि और नहीं ऐड कर सकते, थोड़ा सा ऐड किया तो बड़ा हो गया और बड़ा हुआ तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा होगा तो डालते रहो, अभी अनसैचुरेटेड है, सैचुरेट नहीं हुआ। इस कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी जितना था मैंने आपको बता दिया। अगर कभी पूछे तो थोड़ा याद रखना, एसिड बेस जैसे हम कर रहे हैं, तो फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। कब? एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है कि एक को नीचे लेके बेस को नीचे हम लिए रहते हैं, एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं,
और फिर हम देखते हैं कि कब जैसे ही उसमें हम बेस में हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल के रखते हैं, जैसे ही बेस खत्म हो जाता है तो फिनोफ्थलीन एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कलर शो करता है, पर्पल कलर। सो सो पर्पल कलर, पर्पल कलर ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन बिटवीन एसिड एंड बेस। समझ में आया? और मेन ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी याद रहो कि मेन हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी इंडिकेटर है। ये भी इंडिकेटर है। ये किस लिए होता है इंडिकेटर? तो ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए ही होता है, बस यहाँ पे वीक एसिड के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन ऐसे होता है कि यहाँ पे ऐसे इसमें बेस ले लिया ऐसे, और मान लो कि ये ऐसे स्टैंड है और यहाँ पे एक ब्यूरेट लगा होता है इस तरीके का, एक परखनली बोलते हैं हिंदी में, ऐसे इसमें ऐसे एसिड रहता है और इसको ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, यहाँ से ड्रॉप वाइज ये नॉब घुमा के ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। इस बेस में पहले से फिनोल्फथालीन या मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाले रहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन नीचे होता रहता है, होता रहता है। जैसे ही यहाँ बेस सारा खत्म होता है, वैसे ही ये जो एसिड गिर रहा वो फिनोल्फथालीन से या मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट कर जाता है और कलर शो करता है। इसमें जो कलर होता है सो रेड ऑरेंज कलर, रेड या ऑरेंज जैसा आपको दिखेगा, रेड ऑरेंज कलर ऑन completion ऑफ रिएक्शन, completion ऑफ रिएक्शन। ये सब तो आगे फिर हम पढ़ेंगे जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर पढ़ पाए तो वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो ये चैप्टर। अच्छा, आपका काम ये है कि एनसीईआरटी रीड करोगे आप और आप देखोगे कि आपको जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उस इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला है, लाइक कह सकते हो कि आइस से वाटर में जाना, वाटर से आइस में जाना, वेपर बनाना, तो वो वाला आप पार्ट अपने से पढ़ो और देखो आपको कितना समझ में आता है। नहीं आएगा तो फिर बताना, मैं समझा दूंगा। वैसे कुछ उसमें है नहीं, सिंपल ही है, केवल वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड से गैस, बस यही तीनों आपस में कर रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन पूरा आपका यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम से आता है, तो इसलिए मैंने सारा आपको इधर कवर कर लिया है। ठीक है, इधर कोई दिक्कत? हाँ तो ठीक है, फिर कोशिश करो कि सारा आपका खत्म हो जल्दी से। इसके सारे पीवाईक्यू आज लग जाने चाहिए।